हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख अंतर के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में हाई स्कूल में हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा, पहला है ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर। ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में, आप लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। अगर हम ऑक्सी शोषण का रासायनिक समीकरण लिख लें और अनऑक्सी शोषण का रासायनिक समीकरण लिख लें तो बहुत क्या होगा कि सरल हो जाएगा इसके बारे में अंतर बताने में। तो देखिए, ऑक्सी शोषण में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज जो है C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में बनता है क्या, 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पर मिलती है आपको एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। वो भी कितना? 38 ATP, ठीक है। और अनऑक्सी शोषण के बारे में अगर हम इसका समीकरण लिखें तो C6H12O6, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता, यहाँ पर कुछ एंजाइम क्या मिलेंगे आपको, एंजाइम की मदद से ये कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस 2CO2 और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 ATP। क्या मिलेगा? 2 ATP ऊर्जा मिलेगी। तो हम इस समीकरण को देख रहे हैं, समीकरण में दोनों का समीकरण देख रहे हैं। तो दोनों के समीकरण में ये समीकरण है और ये समीकरण, अंतर देखिए। तो पहला अंतर है कि ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है कि ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। पहला अंतर, जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही। दूसरा, ऑक्सी शोषण में आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा ये कार्बनिक पदार्थ क्या है, ग्लूकोज। पूरा का पूरा कार्बनिक पदार्थ क्या हो रहा है, टूट करके किस में बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन और हाइड्रोजन पूरा अलग होकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा कार्बन यहाँ पर पूरा का पूरा ग्लूकोज टूट नहीं रहा है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल में चला जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा अंतर यही बताएंगे, यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण। इसमें क्या कह रहे हैं, किसमें? अनऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा अंतर क्या है कि ऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अनऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या है, यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर ये है आपका कि यहाँ पर ऊर्जा 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वहाँ पे कितना, 2 ATP ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। पांचवा और लास्ट अंतर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑक्सी शोषण है सामान्यतया जो है उच्च कोटि के जीवों में होता है और अनऑक्सी शोषण निम्न कोटि के जीवों में जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब में होता है। नेक्स्ट अंतर आपका क्या है, शोषण और दहन, ठीक है। शोषण क्या है, मतलब शोषण और दहन में क्या अंतर है? तो शोषण क्या होता है, शोषण एक जैविक क्रिया है। शोषण क्या है, जैविक क्रिया है। क्यों? शोषण जीवों में होता है। दहन मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दहन जैविक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है। श्वसन की परिभाषा भी हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बनिक कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही क्या है, श्वसन है। तो श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है और ये क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है।
अब जब दहन शरीर के बाहर हो रहा है तो यहाँ पर कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा अंतर क्या होता है कि श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में मुक्त होती है। किसमें? एटीपी के रूप में। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो ऊष्मा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में मुक्त नहीं होती, वो डायरेक्ट ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर। ठीक, तो सब लोगों ने सुना होगा धमनी क्या है, शिरा क्या है। जब भी हम लोग धमनी और शिरा का नाम लेते हैं तो ये होता है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धमनी का जो रंग होता है वो कैसा होता है। धमनी का रंग गुलाबी कैसा होता है, पहला ये गुलाबी रंग का होगा या हल्का चटक लाल रंग का होगा। जबकि शिराएँ क्या होती हैं, शिराएँ जो होती हैं गहरा लाल, कैसा होती हैं, गहरा लाल रंग की होंगी या नीला रंग की होती है। ठीक है, धमनी क्या होती है, गुलाबी रंग की होती है या चटक लाल। यहाँ पर शिराएँ क्या होती हैं, गहरा लाल या क्या होती हैं, नीले रंग की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का फ्लो, तो ब्लड का फ्लो किस में ज़्यादा तेज होता है, तो धमनी में। उच्च रक्तदाब कहाँ होता है, उच्च रक्तदाब धमनी में होता है। जबकि शिराओं में क्या होता है, निम्न क्या होता है, कम रक्तदाब होता है। और नेक्स्ट क्या है, अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर अगर हम बताएं तो धमनी जो होती है, धमनी का काम होता है कि हृदय से ब्लड को शरीर तक पहुँचाना। मतलब क्या होता है कि हृदय से रुधिर को दूर ले जाती हूँ और रुधिर से क्या, हृदय से रुधिर को क्या करती हैं, दूर ले जाती हैं। जबकि शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ हृदय के पास लाती हैं ब्लड को। ठीक है, चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर ये है कि मांसपेशियों के नीचे स्थित होती है। धमनियाँ कहाँ होती हैं, मांस के गहराई में। ठीक है, मांस पेशियों के गहराई में। ठीक है ना, मतलब मांस के नीचे होती हैं। यदा कदा कुछ जगहों पर क्या होती हैं, धमनियाँ ऊपर भी पाई जाती हैं। ठीक, और ये क्या होती हैं, चौथा अंतर यहाँ पर है कि जो शिराएँ होती हैं वो मांसपेशियों या शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, सामान्यतया धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, और यहाँ पर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, सामान्यतया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये हार्ट होता है, हृदय मान लेते हैं, ये हृदय है, और ये क्या होता है, ये मान लेते हैं हार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, लंग्स। ठीक, तो हार्ट से लंग्स तक एक जो नली गई होती है, जो वाहिनियाँ गई होती हैं, तो ये जो धमनी होती है, इस धमनी का नाम होता है फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ से जो ब्लड यहाँ तक जाएगा वो अशुद्ध रक्त होता है और उसको ले जाने का काम फुफ्फुस धमनी करती है। तो ये धमनी जो होती है ये अशुद्ध रुधिर इसमें बहता है, और यहाँ से एक वाहिनी लगी होती है जिसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो उसको लेकर के हृदय तक लाने का काम करते हैं, तो उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो ये जो होता है फुफ्फुस शिरा, वो शुद्ध रुधिर को क्या करता है, फ्लो करता है। इसीलिए यहाँ पर सामान्यतया कह रहे हैं, सामान्यतया शुद्ध रुधिर यहाँ बहता है और यहाँ पर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। तो नेक्स्ट अंतर, छठा अंतर है, यहाँ पे हम कपाट की बात कर लेते हैं। कपाट, तो क्या होता है कि धमनियों में जो होता है, धमनियों में कपाट नहीं पाया जाता, धमनियों में कपाट क्या होता है, नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे तो जैसे ये पाइप है, ये धमनी है, तो इसमें कपाट कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, रुधिर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जबकि शिराओं में क्या होता है, कपाट पाया जाएगा। कपाट पाने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार का ऐसा क्या होगा, एक कपाट, दरवाजा टाइप। कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा। तो यहाँ पे जब अशुद्ध रुधिर आगे की ओर बहता है, हृदय की ओर जाता है, तो ये सीधा फ्लो होता हुआ चला जाता है हृदय के पास। अगर अशुद्ध रुधिर वापस आना चाहे तो जैसे ही अशुद्ध रुधिर वापस आएगा तो ये कपाट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और क्या होगा,
ब्लड, अशुद्ध जो रक्त है वो बाहर पीछे की ओर नहीं आएगा। तो ये कपाट के बारे में है। अगर हम नेक्स्ट अंतर बात करें, नेक्स्ट अंतर क्या है कि धमनियों की जो भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। इनकी जो वाल होती है वो क्या होगी, पतली होती है। आज के लिए ये प्रमुख अंतर हमने पढ़ाया आपको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।